नमस्कार, रामत मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक की क्लास में हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत उसकी जो पहली जो इकाई है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, उसके अंतर्गत हमने ये सीखा था कि भाई लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी है, तो इसको भी अपने बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से सीखने की कोशिश की थी। इसके साथ ही दूसरी जो क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि भी लघुत्तम समापवर्त्य पर आधारित जो कंपटीशन एग्जाम में जो मुख्य जो प्रश्न जो आते हैं, कितने टाइप के आते हैं, उन सब प्रश्नों को अपने बहुत ही सरल तरीके से हल करने का प्रयास किया था। इसके साथ ही अगली जो क्लास थी उस क्लास में हमने महत्तम समापवर्त्य क्या होता है इसको हमने बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश की थी, और साथ ही महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं उनको भी हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा की थी। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके इस कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो जो बन रहे हैं चैप्टर वाइज, तो उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उसका नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही आपको जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है उस क्लास में हम चर्चा करेंगे, चूंकि हमने महत्तम समापवर्त्य क्या होता है या उसको हम कौन कौन सी विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ये तो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश की थी। तो जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो पहले तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि आप पिछली वीडियो को जरूर देखें, ताकि आज का जो वीडियो है, जो आज की जो क्लास है, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे कि महत्तम समापवर्त्य पर आधारित जो कंपटीशन में महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो आते हैं वो कौन कौन से टाइप के आते हैं, उन सारे प्रश्नों को अपन करने का पूरा प्रयास करेंगे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत अपन एक प्रश्न के साथ करते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 152, 171 तथा 266 को पूर्ण विभाजित करती है। ठीक है, तो देखने में तो बिल्कुल एक साधारण सा प्रश्न लग रहा है, लेकिन देखिए हमने पिछले वीडियो में भी एक चर्चा की थी कि हम केवल ये देखकर पता नहीं लगा सकते कि अगर हमारे सामने प्रश्न में लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो वह महत्तम समापवर्त्य ही ज्ञात करना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए आवश्यक होगा, देखिए मैं आपको एक बार पुनः कह दूं कि आप पिछला जो क्लास जो है, जो पिछला जो वीडियो है, उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, ताकि आपके सामने ये जो समस्या जो है कि भाई कौन से प्रश्न में हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है या कौन से प्रश्न में हमें महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम देखिए केवल कहीं भी ये नहीं कर सकते कि भाई बस केवल इतना रट लें कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई है तो हमें महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है, और जब छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई मिले तो हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें कहीं भी रटने की तरफ नहीं बढ़ना है, हम हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे। और महत्तम समापवर्त्य में बड़ी से बड़ी संख्या तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कौन सी संख्या होनी चाहिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इन देखे तीनों संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर रही है, मतलब वह महत्तम समापवर्त्य होगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और वापिस अगर अपन समझने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 152, 171 और 266 जो है, इन तीनों का हमें क्या करना है, महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की हम तीनों ही विधियां जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से समझी थी। हमने ये भी देखा था कि इसको सबसे पहले तो अपवर्तक ज्ञात करके हम किस तरह से इनका महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करते हैं वो भी हमने देखा था। उसके साथ ही हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी हमने महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना सीखा था, और साथ ही हमने जो भाग विधि जो थी उसके द्वारा भी हमने महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना सीखा था। ठीक है, लेकिन देखिए जहाँ तक प्रश्न जो आते हैं जिसमें संख्या लगभग ज्यादा बड़ी भी नहीं है, एक एवरेज संख्या जो आ रही है 3 अंकों तक की संख्या, तो उनको अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। और ये विधि इसलिए भी ज्यादा कारगर से सिद्ध होती है क्योंकि ये जो विधि ये हम कक्षा लगभग 6 से लगातार पढ़ते हैं, तो हमारे अभ्यास में भी है। तो उसी विधि से हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो 152 जो है, हम सबसे पहले तो उसके हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, इसमें 2 का भाग दिया 52, 152 में कितनी बार जाएगा, हम देखिए बिल्कुल कहीं भी आप कहीं भी संदेह में नहीं रहे कि मैं सीधे आपका आंसर लिख रहा हूँ। देखिए 7 दूनी कितने हो गए, 14, पीछे बच गया 1, या आगे 2, कितने हो गए, 6 दूनी 12, यानी 152 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 76 बार। अब 76 में वापस 2 का भाग दें हम, कितनी बार जाएगा,
बिल्कुल सिंपल सा हम करके देखेंगे। देखिए आप कहीं भी कन्फ्यूज में नहीं रहे कि सर बहुत सीधे सीधे आंसर लिख रहे हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से हर प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो है वो हर चीज़ बेहतर समझ में आए कि जैसा कि मैं यहाँ पर अगर 38 भी लिख रहा हूँ तो वो 38 हम क्यों लिख रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 का भाग अगर 76 बनेंगे तो कितने आ रहे हैं यहाँ पर 38। अब 38 से पुनः मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 19 बार, और 19 तो खुद भी एक अभाज्य संख्या है, तो 19 में तो किसका भाग जाएगा 19 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 152 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इसी तरह से अपन 171 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये 171 है, इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका इकाई का अंक कितना है 1 है, जिसमें 2 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जा सकता। अब इसको हम 2 का भाग 3 का भाग देखें तो इसके लिए क्या नियम है, जैसे 1 और 7 जोड़ दिए 8, 8 और 1 कितने हो गए 9, तो 9 का मतलब है इसमें 3 का इससे विभाजित हो सकती है। तो ये जो 171 इसको अपन 3 से भाग देने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या आंसर आ सकता है। तो 3 पंजे कितने हो गए 15, पीछे बच गए 2, ये आ गया 1, कितने हो गए 21, 3 सत्ते 21, यानी 57 बार इसमें 3 का भाग जाएगा। ये दे दिया हमने 3 का भाग कितनी बार हो गया 57 में। अब 57 में पुनः हम 3 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, पीछे कितने बच जाएंगे 2 और 9 तिया 27। ठीक है, अब 19 में तो पुनः वही अभाज्य संख्या है, तो 19 में तो 19 का ही भाग जाएगा। ठीक है, अब तीसरी जो संख्या रही है 266, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसी तरह से। देखिए 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब आगे हमारे सामने कितना 133। ठीक है, तो अब देखिए इसको जो 2 का भाग तो सब पूरा पूरा जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक कितना है 3, 3 का भाग देगा तो 3 और 3 6 और 1 7 और है, तो 3 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जा सकता। 5 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है 3। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े 7 का भाग देके हम कोशिश करते हैं कि क्या 7 का भाग इसमें पूरा पूरा जा सकता है। तो ये 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, पीछे कितने बच गए 6, ये आगे 3, कितने हो गए 7 9 63। तो इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 19 बार, और 19 में 19 का भाग दे दिया कितनी बार 1 बार। ठीक है, तो ये तो हो गए इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका महत्व संवर्तक क्या कैसे ज्ञात करना है। तो हम देखिए तीनों के एक अभाज्य गुणनखंड में यहाँ एक बार लिख देता हूँ, ताकि अपन को थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, और जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं भी देखा है तो उनको भी एक बार समझ में आ जाएगा कि महत्व संवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो जैसे 152 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19। ठीक है, उसके बाद में हमने 171 के किए तो उसके कितने हैं 3 गुणा 3 गुणा 19, और 266 के जो आए हैं 2 गुणा 7 गुणा 19। ठीक है, तो अब इन तीनों का जो है महत्व समावर्त जो है वो कितना होगा। तो हम देखा है कि जो इसमें उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है, तो हम यहाँ से देखें तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में अगला गुणनखंड कौन सा है 19, जो ऐसा गुणनखंड है जो तीनों के लिए ही उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसके अलावा और तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जो महत्व समावर्त जो होगा वो इन तीनों के लिए कितना हो जाएगा 19, यानी वो 19 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी, जिसका अगर हम 152 में भाग दें तो भी पूरा पूरा जाएगा, 171 में भी पूरा पूरा जाएगा, और 266 को भी पूर्ण पूर्ण विभाजित करेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर तथा 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगा। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है, अब देखिए इस प्रश्न में कहीं भी ये तो नहीं लिखा हुआ कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है या छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो सीधा तो हमें नहीं मालूम पड़ सकता कि ऐसे जो प्रश्न इसमें हमें महत्व समावर्त ज्ञात करना है या लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमें ये चीज दो संख्या तो दी हुई है 850 और 680 लीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है उस बर्तन की अधिकतम धारिता का मतलब क्या होता है कैपेसिटी होती है, यानी आपको उनको इतना बड़ा बर्तन बताना है जिससे ये जो 850 लीटर है या 680 लीटर जो है वो हम उससे बराबर बराबर पूरा पूरा माप सकें, यानी कुछ भी पीछे नहीं रहना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी ऐसे प्रश्न जब आए, जब आपको ये जो संख्या जो है दोनों जो दी हुई है उसमें से हमें अधिकतम धारिता, अधिकतम का मतलब वही होता है बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी बड़ी से बड़ी हमें कैपेसिटी बतानी है, लीटर की मात्रा बतानी है, जिससे हम दोनों को पूरा पूरा नाप सकते हैं। इसको भी पूरा पूरा नाप सकते हैं और इसको भी पूरा पूरा नाप सकते हैं। यानी कहने का अब सरल भाषा में कहे तो हमें एक ऐसी संख्या लानी है जिसका भाग इसमें भी पूरा पूरा जाए और इसमें भी पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, तो भाग देने के लिए हमें वो क्या करना पड़ेगा,
वही करना है, हमें महत्तम समापवर्ती ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें जो ये हमें जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक कंपटीशन में चाहे कितना ही सिंपल सा प्रश्न आ जाएगा, लेकिन हम उसको देख के सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि इसमें हमें लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है या महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब जब हमें पता चल ही गया है कि इसमें क्या करना है, हमें महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, तो हम दोनों का क्या कर लेते हैं, महत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तो हमने, एक तो 850 है, इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, और दूसरा जो है 680 जो है उसके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो पहले मैंने इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 5 11 हो गए, तो 3 का भाग तो जाएगा नहीं, इसमें सीधा किसका भाग जाएगा, 5 का भाग दिया, 5 का भाग दिया, 42 से तो 8 पंजे 40, पीछे बच गए 2, 5 25, वापिस 5 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 17, 17 खुद अभाज्य संख्या है, इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो ये तो हो गया 850 के अभाज्य गुणनखंड। अब अपन 680 के कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया मैंने, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 0 का 0, पुनः 2 का भाग दिया इसमें, 17 दूनी 34, 0 का 0, 2 का भाग वापिस जा सकता है, कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, पीछे बच गया 1, 85, 85 में 5 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 17 बार, और 17 में 17 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, तो ये तो हो गए दोनों के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो क्या करना है, हमें दोनों में से देखने उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन सा, तो अपन यहीं से देख लेते हैं, पुनः लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं है। देखिए 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, एक तो आ गया 2 आ गया, उसके बाद में देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो ये भी हो गए उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसके अलावा देखिए 5 इसमें है लेकिन इसमें और नहीं है, 17 इसमें भी है और 17 इसमें भी है, तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब इनका गुणा कर देते हैं, कितने हो गए, 5 दूनी 10, 10 का 17 से गुणा कर दिया, कितने हो गए, 170, यानी 170 लीटर जो संख्या है, जो मात्रा जो है, कैपेसिटी जो है, वो एक ऐसी संख्या है जिससे हम 850 लीटर है उसको भी हम पूरा पूरा नाप सकते हैं, और 680 लीटर जो है उसको भी हम पूरा पूरा माप सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर तथा 450 सेंटीमीटर है, ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, तो ये देखिए ये जो प्रश्न है, ये बिल्कुल अभी अपन ने जो दूसरा जो प्रश्न देखा था बिल्कुल उसकी तरह, उसमें हमने कैपेसिटी नापी थी, उसकी धारिता नापी थी, और हमें वो बड़ी से बड़ी धारिता नापनी थी जिससे वो जो दोनों जो लीटर में जो मात्रा दी हुई थी वो पूरे पूरे नाप सके। तो वो की वो बात इसमें भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो दी हुई है वो तीनों दी हुई है, और हमें क्या करना है, एक ऐसा फीता बताना है या ऐसा माप बताना है जिससे हम इस जो तीनों जो ये जो दूरियां जो दी हुई है जो उसको हम पूरा पूरा माप सके। तो बात वही है, हमें क्या करना है, वो बड़े से बड़ा ही, देखिए लिखा क्या है, सबसे बड़ा सबसे लंबा फीता बताना है, नहीं सबसे बड़ी से बड़ी लंबाई अपन को बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, तीनों का महत्तम समापवर्ती ही ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 825, 675 और 450 जो है, इन तीनों का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, फिर हमें जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो हमें जल्दी मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले देखिए 825 में 2 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, 3 के भाग के लिए देखिए 8 और 2 कितने हो गए, 10, 10 और 5 हो गए 15, तो 15 में 3 का भाग जा सकता है, तो यहाँ 3 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो 825 में अपन 3 का भाग दे देते हैं, ये 825 इसमें दे दिया मैंने 3 का भाग, देखिए 3 दूनी 6, पीछे कितने बच गए, 2, अगली संख्या आ गई 2, 3 सत्ते 21, पीछे बच गए 1, ये आ गए 15 और 3 पंजे 15, तो कितनी बार गया 3 का भाग, 275 बार। ठीक है, अब 275 में अपन 3 का भाग दिया तो देखो वापस देखिए 7 और 2 कितने हो गए, 9, 9 और 5 हो रहे 14, तो इसमें तो 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इकाई 5 है तो 5 का भाग तो इसमें जरूर जाएगा पूरा पूरा, तो 5 का भाग दिया, 5 पंजे 25, पीछे बच गए 2, वापस हो गए 5 पंजे 25। ठीक है, वापस 5 का भाग दिया कितनी बार, 11 पंजे 55, और 11 तो अभाज्य संख्या है, 11 में तो 11 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, ये हो गया काम पूरा। अब आगे बढ़ते हैं, 675 क्या करते हैं इसी तरह से, तो देखिए 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और 5 18, 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, कितने हो गए, 3 दूनी 6, वापस 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, वापस देखिए 2, 2 4 और 5 कितने हो रहे, 9, इन 3 का भाग जा सकता है, 7 या 21, 15, 7 और 5 कितने हो रहे, 12, तो यहाँ पर भी 3 का भाग जा सकता है, कितने बार, 25 बार, 25 में 5 का भाग दे दिया, कितनी बार, 5 बार, और 5 में 5 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, इसी तरह से 450 का भी अभाज्य, इसमें तो देखिए 0 है, 2 का भाग जाएगा, इसमें
कितने आ जाएंगे 225। 225 में तो वापस देखिए यही वापस अपने मिल रहा है यहाँ पर, तो 3 का भाग दिया कितना है 75। 75 में हमने 3 का भाग दिया 25। 25 में 5 का भाग दिया 5, और 5 में 5 का भाग दे दिया 1। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि सबसे बड़ा पिता बताना है, सबसे यानी उभयनिष्ठ संख्या अपन देखें तो पहले देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसका भी भाजक है, 3 इसका भी भाजक, एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साथ ही साथ लिखना भी शुरू करता हूँ ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन रहे। 3 हो गया। उसके बाद में देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया इसमें से 5। उसके बाद में आगे बढ़े, देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 तीनों में है, तो 5 एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड में मिल रहा है, तो 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखें तो 11 इसमें है लेकिन किसी में नहीं, तो ये हो गए। देखिए 3 का 5 से गुणा कर दिया, 3 पंजे 15, 15 का 5 से गुणा कर दिया, 15 पंजे 75। तो 75 सेंटीमीटर एक ऐसा फीता है जिससे हम 825 सेंटीमीटर को भी पूरा पूरा नाप सकते हैं, 675 को भी नाप सकते हैं, और 450 को भी पूरा पूरा नाप सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 2300 और 3500 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए कि क्रमशः 32 और 56 शेष रहे। ठीक है, अब ये देखिए ये ऐसे जो प्रश्न है ये कंपटीशन एग्जाम में खूब आते हैं, क्योंकि बिल्कुल इतना सिंपल प्रश्न तो आएगा नहीं कि केवल 2300 3500 का महत्व समावर्त बताइए। ठीक है, क्योंकि ये तो मालूम पड़ रहा है कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होने वाले मतलब इनका महत्व समावर्त तो ज्ञात करना ही है, लेकिन हमें ऐसी संख्या बतानी है लेकिन जिसका अगर भाग दोनों में दिया जाए तो 32 और 56 शेष रहने चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे प्रश्नों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा विशेष देखिए मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे प्रश्न जब हमने लघुत्तर समावर्त वाले प्रश्न किए थे तो उसमें भी हमने इसी तरह से शेष वाले प्रश्न भी किए थे, तो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जब हमें महत्तम समावर्त ज्ञात करना हो तब हमें क्या करना है कि हमें देखिए पहले ही दिख रहा है कि अगर मैं किसी संख्या मुझे 2300 में अगर हम जैसे कोई बड़ी बड़ी संख्या अपन जो ज्ञात करेंगे तो वो संख्या होगी, इसका 2300 में अगर भाग दो तो शेष जो है वो 32 रहने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर आएगा उसका मतलब ये होगा वो 2300 से पूरा पूरा विभाजित तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये मालूम है कि जैसे 32 इसमें शेष रहने चाहिए, तो हम क्या करेंगे पहले से ही इसमें से 32 हम कम कर देते हैं, ताकि पीछे जो संख्या बचेगी वो संख्या ऐसी बचेगी जो अपन बड़ी से बड़ी संख्या जो ज्ञात करेंगे उससे वो पूरी पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, तो अपन इसमें से 32 कम कर देते हैं। देखिए 0 में से 2 8 हो गए, यहाँ हो गए 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ हो गए 2, 2268। अब ये देखिए ये ऐसी संख्या है जो हमारा जो आंसर आएगा ना बड़ी से बड़ी संख्या वो इसमें तो पूरी पूरी बार विभाजित होगी, ताकि अगर 2300 में भाग देंगे तो पीछे शेष कितने बचेंगे 32। तो ये का ये काम अपन 3500 जो है उसमें से भी शेष कितने बच रहे हैं पीछे, वो कह रहा है कि 56 बचने चाहिए, तो हम 56 इसमें से पहले से ही कम कर देते हैं। तो पीछे जो बचेंगे कितने बचेंगे, देखो 0 में से 6 गई 4, यहाँ हो गए 9, 9 में से 5 गई 4, यहाँ हो गए 4, और ये हो गए 3, 3444। तो ये दोनों संख्या जो ये ऐसी संख्या है दोनों कि जिसमें अगर अपन ये ज्ञात करें कि बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं जो इन दोनों को पूरी पूरी बार विभाजित कर सके। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमें इन दोनों का महत्तम समावर्त ज्ञात करना है, न कि हमें 2300 और 3500 का महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो हम 2268 जो है इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, बाकी क्रिया मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैसे वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, और वैसे आपको ये चीज़ अब समझ में आ चुकी है कि भाई अब हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखिए 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, एक बार 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, इकाई का अंक 4 है तो पुनः 2 का भाग इसमें जा सकता है, 5 दूनी 10, पीछे बच गए 1, कितने हो गए 13, 6 दूनी 12, फिर हो गए 7। अब देखिए ये हो गए कितने 6 और 5 11, 11 और 7 हो गए 18, 18 हो रहे, मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, पीछे बच गए 2, 2 और 6 कितने हो गए 26, 8 तिया 24, पीछे बच गए 2, 9 तिया 27। ठीक है, अभी भी देखें 8 और 1 9, 9 18, 3 का भाग भी जा रहा है, तो पुनः 3 का भाग दे दिया, 6 तिया 18, 3 3 का भाग अभी जा रहा है कितनी बार 2 और 1 21, 21 में भी 3 का भाग जरूर जा सकता है कितनी बार 7 बार, और 7 में 7 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से मैं 3444 के भी अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इकाई का अंक 4 है तो 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, 2 एकम 2, पीछे बच गए 1, ये हो गए 14, 7 दूनी 14, 2 और 2,
देखिए, एक आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये देखिए मेरा तो बहुत अधिक अभ्यास है, इसलिए मैं ये सीधा है यहाँ पर सीधे आंसर लिख रहा हूँ। लेकिन देखिए जहाँ तक अगर मैं ये कहूँ कि जल्दबाजी में ऐसे जब करते हैं तो हमारे प्रश्न कई बार गलत होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सीधे-सीधे जैसे 34 के आधे 17 लिख देते हैं, 44 के आधे 22 लिख देते हैं और कई बार ऐसी संख्या भी आती है जब बीच में कहीं जीरो की समस्या जब आती है और हम सीधे लिख देते हैं, तो हमारे प्रश्न गलत होते हैं। ज़्यादा आप जल्दबाजी भी नहीं करें और जहाँ तक हो सके अगर आप सीधा कर सकें तो ही इसको सीधा करें, अन्यथा बिल्कुल सिंपल सा है, उसको भाग विधि के द्वारा करके इसको आंसर लाएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, पुनः 2 का भाग दिया, कितने हो गए 8 दूनी 16, पीछे बच गए 1, 6, 2 एकम 2। अब देखिए 8 और 14 और 1 15 हो रहे हैं, मतलब 3 का भाग जाएगा इसमें। ठीक है, तो 3 का भाग दे दिया, 3 दूनी 6, पीछे बच गए 2, 26 हो गए, 8 या 24, पीछे बच गए 2, ये हो गए 27। ठीक है, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 7 होते हैं 17। तो 3 का भाग तो इसमें नहीं जा सकता, फिर पीछे 7 है तो 5 का भाग भी नहीं जा सकता। अब 7 का भाग देने की कोशिश करें तो 7 चौक 28, 7 का भाग पूरा जाएगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए अब आ गए 41। अब देखिए 41 खुद एक अभाज्य संख्या, इसमें किसी का भाग जाएगा ही नहीं, तो हमें 41 का ही भाग देना पड़ेगा। तो 41 का भाग 41 में कितनी बार जाएगा, एक बार। तो ये तो हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, वही दोनों में से उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उन गुणनखंडों को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 मिल गया हमें। इसके साथ में 2 एक और उभयनिष्ठ है तो 2 आ गए। इसके बाद में 3 दोनों में उभयनिष्ठ है तो 3 भी आ गए। इसके साथ में अगला 3 नहीं आ सकता, 3। उसके बाद में 7 दोनों में उभयनिष्ठ है तो अगला आ गया 7। ठीक है, तो ये हो गए कितने, देखिए 2 का 2 से गुणा कर दिया 4, 4 दिया 12, 12 का 7 से गुणा कर दिया 12 7 84। तो 84 जो है वो एक ऐसी संख्या है जिसका अगर अपन 2300 में अगर भाग देंगे, देखिए अगर 84 का अगर भाग अपन 2268 में देंगे तब तो पूरा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3444 में भी देंगे तब तो पूरा जाएगा। लेकिन अगर इसमें अपन 32 और जोड़ दिया तो 23 हो जाएंगे, इसमें 56 और जोड़ दिया तो 3500 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का अर्थ अब अगर ये जो संख्या है 84 ऐसी संख्या होगी कि अगर दोनों में भाग देंगे, अगर 2300 में देंगे तब तो 32 शेष बचेंगे और 3500 में देंगे तो 56 शेष बचेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 112, 172 और 232 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, तो ये सवाल जो अभी जो पिछला जो अपने प्रश्न जो किया था जिसमें 2 संख्या थी और दोनों में क्या थे, दोनों में अलग अलग शेष बच रहे थे, और यहाँ पर देखिए उसकी जगह हो सकता है कि देखिए हमें रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, हम सीधा प्रश्न की भाषा को देख के ही समझ जाएंगे कि हमें प्रश्न को कैसे करना है। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो पहले हमें ये तो पता है कि इन तीनों का ही हमें महत्व समापवर्त तो ज्ञात करना ही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भी यही शर्त आ रही है कि यहाँ पर देखिए अलग अलग शेष तो देकर इसने ये लिखा है कि प्रत्येक दशा में 7 बचने चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर हम 112 में भी उससे भाग दे तो भी 7 बचने चाहिए, 172 में भाग दे तो भी 7 बचने चाहिए और 232 से भाग दे तब भी 7 बचने चाहिए। ठीक है, तो उस प्रश्न में अपन ने क्या किया था, अगर जब शेष अलग अलग दिए हुए थे तब अलग अलग हमने माइनस कर दिए, जब समान दिया हुआ तो हम समान माइनस कर देंगे। यानी जब जैसे 112 है उसमें से भी हम 7 कम कर देंगे, कितने बचेंगे 105। ठीक है, दूसरी जो संख्या है जैसे 172 है तो उसमें से भी 7 कम कर देंगे, पीछे कितने बचेंगे 165 बचेंगे, और 232 जो है उसमें से भी हम 7 कम कर देंगे तो पीछे बच जाएंगे 225। ठीक है, तो हमारे सामने ये 3 संख्या जो है, अब उन 3 संख्याओं में से हम बड़ी से बड़ी संख्या तो ज्ञात कर ही सकते हैं, यानी तीनों का हमें महत्व समापवर्त करना है। ठीक है, तो अब जब संख्या यहाँ पर छोटी है तो अपन इसको चाहे तो एक संक्षिप्त विधि से भी इसका हम महत्व समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तीनों को एक साथ लिख के भी अपन कर सकते हैं। जिन्होंने पिछले वीडियो देखा था उनको मैंने बताया था कि हम एक साथ लेके जिस तरह से हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं वैसा का वैसा हम महत्व समापवर्त भी इसी विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमें उस अभाज्य संख्या का ही भाग देना है जिसका भाग तीनों में ही जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त में तो आवश्यक नहीं है कि तीनों में ही वो भाग जाए, लेकिन महत्व समापवर्त अगर अपन ज्ञात कर रहे हैं तो हमें तीनों में ही भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखें 2 का भाग तो किसी में भी नहीं जाएगा। इसके बाद में 3 का भाग देखें तो देखिए 5 और 1 6 और इसमें तो जा रहा है, 6 और 1 7 और 5 12 इसमें भी जा रहा है, और 2 2 4 सब में जा रहा है, तो हम 3 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 3 का भाग इसमें दे दिया, 3 3 9, कितनी बार हो गया 35 बार हो गया। इसमें 3 का भाग दे दिया, 3 5 15, पीछे बच गए 1, 3 5 15, इसमें दे दिया 3 7 21 75। ठीक है, तीनों में 3 का भाग दिया। अब देखिए 3 का भाग तो सब में नहीं जा सकता, 5 का भाग जरूर जा सकता है सब में, तो 5 का भाग दे देते हैं। तो इसके बाद 5 का भाग तो हो गया 7 बार, इसमें 11 बार, इसमें हो गया कितनी बार
15 बार। ठीक है, अब देखिए एक 7 है, 11 है, 15। अब यहाँ पर तो किसी का भी भाग इसमें पूरा पूरा मुझे नहीं लगता कि जा सकता है। तो बस यहाँ तक कि हमें ये काम करना है, तो यहाँ से हमें महत्तम समापत्ति जल्दी प्राप्त हो सकता है। तो देखिए कितने हो गए, केवल 3 गुणा 5 यानी 15 जो है वो एक ऐसी संख्या है जिसका अगर इन तीनों में हम भाग देंगे तो हमारे तीनों ही दशा में कितने 7 शेष बचेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ये विधि कब काम आएगी, जब हमारे ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं हो तब हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या होगी तो ये विधि हमारे अधिक समय का खर्च करेगी, हमारा टाइम अधिक लेगी, क्योंकि फिर हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा भी कौन सी संख्या पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन एवरेज अगर 3 अंकों की संख्या है तो उसमें तो हम सीधा पता लगा ही सकते हैं कि किस संख्या का भाग पूरा जाता है। हाँ, इसके लिए एक चीज़ जरूरी है कि आप कम से कम 2 से लगाकर 11 तक की जो अभाज्य जो संख्या है उनकी आप भाज्यता के नियम एक बार जरूर देखें, ताकि आपको सीधा ही मालूम पड़ जाए कि इन सब में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता है, 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, 7 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 11 का जाएगा नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, समय की थोड़ी बचत होती है, हम प्रश्नों को जल्दी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपसे निवेदन ये हमेशा रहेगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो वीडियो को आप कहीं भी स्किप नहीं करें। देखिए हो सकता है हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है, लेकिन इस वीडियो में न तो देखिए कहीं भी अनाक्षर हाय हेलो आपको न तो दिखाई देगा, न आपको विशेष इतर कहीं चीज़ आपको यहाँ पे प्रदर्शित होगी। हाँ, बोर्ड पर भी सारे वही प्रश्न लगेंगे जो बिल्कुल कंपटीशन में आने लायक होगा। अनावश्यक मैं प्रश्नों को भी रिपीट आपने देखा होगा कहीं भी नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये प्रश्न उससे थोड़ा सा अलग है तो उस प्रश्न को मैं बोर्ड पे लाने की जरूर कोशिश करता हूँ। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो तैयारी जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, विश्वास रखिए। क्योंकि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको कंपटीशन से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न आते हैं वो सारे ही प्रश्न को मैं यहाँ बोर्ड पर लाने की कोशिश करता हूँ। उसको हम कितना बेहतर तरीके से, सरल तरीके से उसको अपन हल कर सकते हैं, इसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर मैं चाहता था बिल्कुल सिंपल से प्रश्न अगर मैं लेना चाहूँ और ऑप्शन में देख के सीधे ऑप्शन से ही आपको शॉर्टकट करके भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ये कहीं भी प्रयास नहीं होता और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, हर वीडियो में यही सलाह आपको देता हूँ कि आप कहीं भी ज़्यादा शॉर्टकट की तरफ नहीं दौड़े। क्योंकि आप जितने शॉर्टकट की तरफ दौड़ेंगे उस समय तो आपको प्रश्न बहुत ही जल्दी लगेंगे कि हाँ बहुत ये तो बहुत प्रश्न बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन उन प्रश्नों के द्वारा जब शॉर्टकट से आप प्रश्न जब करते हैं तो वास्तव में जो प्रश्न की भाषा जो होती है उस प्रश्न की भाषा को अपन अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। और जब उसी तरह का प्रश्न जब कंपटीशन में आता है उसकी भाषा अगर थोड़ी सी बदल जाती है तब वो शॉर्टकट हमारे उपयोगी नहीं रहता है। तो आप अधिकांश प्रयास यही करें कि जो प्रॉपर जो विधि है उस विधि से ही करने का प्रयास करें। हाँ, उसमें बहुत सारे अच्छे शॉर्टकट भी है जो अपन अवश्य इसमें अपन लेंगे ताकि उससे आपके समय की बचत हो। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को भी आप देखते रहे और निवेदन तो ये रहेगा आप इसके कहीं जहाँ तक संभव हो नहीं करें। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब ये देखिए प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इसमें आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है या छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को जब हम पढ़ेंगे तब जाके आपको, अगर आपने पिछले वीडियो अगर अच्छे से देखा है जिसमें हमने लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती की जो तुलना की थी, तो उस तुलना के द्वारा ही जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको बेहतर समझ में आएगा कि इस प्रश्न में हमें करना क्या है। ठीक है, तो प्रश्न की तरफ लौटते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेट रखे हुए हैं। हमारे सामने देखिए इस तरह के 3 सेट रखे हुए हैं। जैसे एक तो जो किताबें रखी हुई है जिसमें जो है अपन पहला जो है कौन सी है, अंग्रेजी की किताबें रखी हुई है। ठीक है, तो अंग्रेजी की किताबें कितनी रखी हुई है, 336। तो हमारे सामने 336 तो जो रखी है वो तो रखी हुई है, अंग्रेजी की किताबें रखी हुई है। उसके बाद में दूसरी जो है वो गणित की है, कितनी है, 240 है, इससे थोड़ी कम है। ठीक है, अपन ये मान लेते हैं कि ये जो एक बंडल रखा हुआ है जो जिसमें कितनी किताबें, कुल 240, ये है हम गणित की किताबें। ठीक है, और तीसरी जो किताब है वो है विज्ञान की। अब विज्ञान की कितनी किताबें हैं वो लिखी हुई है हमारे सामने 96 किताबें। ठीक है, यानी इससे भी कम है ये। तो हमारे सामने ऐसे 3 ढेर पड़े हैं जिसमें एक तो अंग्रेजी की किताबें हैं, कितनी है, 336 है, गणित की किताबें हैं 240 और विज्ञान की किताबें पड़ी है 96। ठीक है, अब देखिए प्रश्नों को आगे पढ़ते हैं। तो इनको इस प्रकार ढेरों में व्यवस्थित करना है कि सब पुस्तकें विषय अनुसार लग जाए। अब देखिए अब इनको क्या करना है, ये जो पूरा एक जो बंडल है इनको हमें क्या करना है, अलग अलग ऐसे बंडलों में जमाना है। ठीक है, इसी तरह ये भी जो किताबें जो है इनको भी अपन को बंडल में जमाना है और ये जो किताब पढ़ी है इनको भी इस तरह से बंडल में अपन को जमाना है। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सब पुस्तकें विषय अनुसार लग जाए। जैसे पहले जो अंग्रेजी की जो पुस्तकें हैं तो उनके ये जैसे ये जितने भी ढेर बने वो सब समान बनने चाहिए, पूरे एक विषय के होने चाहिए।
उसके बाद में गणित के भी जितने भी बंडल बने वो अलग बनाने, कहीं भी इनकी बुक्स मिक्स नहीं करनी है। जैसे इसमें 2 बुक्स बच गई है तो वो इसमें मिक्स करनी है, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। या विज्ञान के जो अपन ढेर जो बनाएंगे तो वो विज्ञान की ही पुस्तकों से हमें बनाने नहीं, 96 पुस्तकों से ही हमें ये बनाना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, प्रत्येक ढेर में लगी पुस्तकों की ऊंचाई समान होनी चाहिए, यानी इसमें जितनी पुस्तकें लगी हुई है वो ऊंचाई सब में बराबर होनी चाहिए। हमको ये जो 336 जो पुस्तकें हैं इनको, 240 जो पुस्तकें हैं इनको और 96 जो पुस्तकें हैं इनको, तीनों को ही हमें समान रूप से बांटना है। यानी जो जैसे इसके जब जितने बंडल बने वो सारे बंडल समान होने चाहिए। ऊंचाई में समान का मतलब है प्रत्येक जो ढेर है उसमें जो पुस्तकों की संख्या वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो जिससे इससे के बराबर भाग हो जाए, जिससे इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी जो क्योंकि ऊंचाई तो देखो उसने कहा तीनों विषय के बराबर होनी चाहिए, तो यही जो संख्या मिलेगी वो की वो संख्या यहाँ पर भी होनी चाहिए जो इसको भी पूरी पूरी बार विभाजित करे, और वही संख्या इसको भी पूरी पूरी बार विभाजित करे। तो ये जो प्रश्न जो है भाषा इतनी लंबी चौड़ी घुमाई है, लेकिन वास्तव में प्रश्न ये है कि हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है और ऊंचाई हाईएस्ट होनी चाहिए, यानी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसमें इस 336 भी विभाजित हो जाए, 240 भी हो जाए और 96 भी विभाजित हो जाए। यानी हमें तीनों का महत्तम समावर्त ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, इन तीनों का महत्तम समावर्त कर लेते हैं, सीधा शॉर्टकट विधि से ही कर लेते हैं ताकि अधिक समय अपन को नहीं लगेगा। एक तो है 336, एक है 240 और एक है 96, ठीक है। तो अपन संक्षिप्त विधि से ही कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए सबके इकाई का अंक 6 है, 0 है, 6 है तो 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 2 एकम 2, पीछे बच गए 1, ये हो गए 13, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ठीक है। इसमें 2 का भाग दे दिया 120 और 96 में 2 का भाग दे दिया 48। पुनः देखिए सब में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दिया 8 दूनी 16, ये हो गए 84 और 60 में हो गया और 120 में हो गया 60 बार, 48 में हो गए 24 बार, ठीक है। अभी भी देखिए 2 का भाग सब में जा रहा है तो 2 का भाग दे देते हैं। ये तो हो गए कितने 42, 60 में हो गया 30 बार और 24 में हो गया 12 बार, ठीक है। अभी भी 2 का भाग सब में जा रहा है तो 2 का भाग दे दिया 21 बार, ये हो गए 15 दूनी 30 और ये 6 दूनी हो गए 12, ठीक है। अब देखिए 2 का भाग तो सब में नहीं जाता है, हाँ 3 का भाग सब में जा रहा है तो अपन 3 का भाग दे देते हैं। 3 का भाग दे दिया 21 में कितनी बार 7 बार, इसमें जाएगा 5 बार, इसमें जाएगा 2 बार, ठीक है। अब देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका तीनों में भाग जा सके, तो ये जो संख्या जो आई है ये हो गया हमारा महत्तम समापवर्त, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 1 2 3 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी हो गए 16, 16 तिया हो गए 48, यानी 48 पुस्तकों का जो एक ढेर जो बनेगा, यानी 48 ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें भी पूरा पूरा जाएगा, यानी इसके भी बराबर भाग हो जाएंगे 48 48 के। 240 है उसके भी पूरे पूरे भाग हो जाएंगे और 96 उसके भी पूरे पूरे भाग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रत्येक ढेर में लगी पुस्तकों की ऊंचाई कितनी होगी, समान हो जाएगी। अगर कई बार देखिए कॉम्पिटिशन प्रश्न ये भी आ सकता है, यहाँ तक ये प्रश्न पूरा कर दे कि आपको ये बताइए कि प्रत्येक ढेर में पुस्तकों की ऊंचाई क्या होगी, तो हमारा प्रश्न यहीं तक खत्म हो जाएगी। 48 जो पुस्तकें हैं वो एक ढेर में रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि ढेरों की कुल संख्या बताइए, यानी हमको ये बताना है कि ऐसे कितने बंडल बनेंगे, ठीक है। तो अब यह एक तरीका तो हम ये करें कि या तो इन तीनों जो पुस्तकें टोटल पुस्तकों को हम जोड़ दें और फिर 48 का भाग दें तो हमें मालूम पड़ जाएगा कितने बंडल बने, और या हम ये काम करें कि तीनों में अलग अलग ही भाग दे दें तो हम मालूम पड़ जाएगा अंग्रेजी के कितने भाग बन रहे हैं। तो जो ढेर जो बन रहे हैं तो उसकी अपन संख्या जो निकालने हैं वो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। संख्या कैसे निकाल सकते, जैसे इंग्लिश के कितने हैं 336, इसको भी अपन 48 से भाग दे दें तो मालूम पड़ जाएगा कितने हो जाएंगे। और उसके बाद में 240 जो है गणित की किताबें हैं उसमें भी 48 के कितने ढेर बनेंगे वो मालूम पड़ जाएगा। और 96 जो है उसमें भी अपन 48 का भाग देंगे तो मालूम पड़ेगा कितने कितने बंडल बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन 48 को इससे देखिए सीधा हम भाग अगर नहीं जानता पर काट के पूरा सवाल कर देते हैं। 2 का भाग दे दिया कितने हो गए 24, इसमें 2 का भाग दे दिया 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8, ठीक है। वापस 2 का भाग दे दिया 12, इसमें 2 का भाग दे दिया 84, 12 सत्ते 84, तो ये तो बंडल आगे कितने आगे 7, ठीक है। यानी अंग्रेजी में 48 के कितने बंडल बन जाएंगे 7 बंडल बन जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखें तो इसके 2 का भाग दे दिया 24, इसमें 2 का भाग दे दिया 120, 24 का इसमें 24 पंजे 120, ठीक है। यानी 5 बंडल बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं गणित के, और 48 दूनी 96, ये तो डबल है सीधे।
तो 2, यानी कुल मिला के कितना हो गया, देखिए 7, 5, 12 और 2, 14, यानी 14 जो ढेर है वो कुल मिलाकर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसे जो प्रश्न जो आते हैं तो उनको आपको बिल्कुल उस प्रश्न की भाषा को समझना पड़ेगा, तभी जाके अपन इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु के 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये एक प्रश्न हमारे सामने है। ये प्रश्न आप इसको अच्छे से अगर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने पिछला जो प्रश्न किया था। उसमें देखिए पुस्तकों की संख्या थी वो एक अधिक लंबाई वाला पुस्तक है, और यहाँ पर क्या है, देखिए 4 छड़ है। एक तो है जो जिसकी लंबाई कितनी है, 78 सेंटीमीटर है, दूसरी जो है उसकी 104 सेंटीमीटर है, तीसरी जो है उसकी 117 सेंटीमीटर है। ठीक है, और चौथी जो है वो इससे भी लंबी है जिसकी 169 सेंटीमीटर की लंबाई है। ठीक है, यानी वही उसमें जैसे पुस्तकें रखी हुई थी इसमें क्या इसकी लंबाई दी हुई है, और हमें क्या करना है, इसको 4 को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटना है। इनको अधिकतम लंबाई यानी बड़ी से बड़ी संख्या ये अपन को बतानी है। यहाँ पर इसको काटने में सारे टुकड़े बराबर बराबर और सबके ही बराबर भाग करने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका सब में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चारों जो संख्या जो दी हुई, एक तो जैसे 78 दिया हुआ है, 78 के अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 2 का भाग दिया, इसमें कितने 3 दूनी 6, 9, इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग दे दिया कितनी बार, 13 बार, 13 में 13 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, उसी तरह से 104 जो है इसका भी अपन पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग दे दिया कितनी बार, 52, वापस 2 का भाग दे दिया 26, 26 में 2 का भाग दे दिया 13, 13 में 13 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, फिर 117 जो है इसमें भी हम भाग दे, देखिए 2 का तो नहीं जाएगा, 2 और 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 3 तिया 9, पीछे बच गए 2, 3 का भाग दे दिया 13 बार, 13 में 13 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, और अगली संख्या है 169। ठीक है, तो 169 में तो देखिए ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं, इसमें सीधा 13 का ही भाग जाएगा। कितनी बार, 13 बार, क्योंकि 13 का वर्ग है ये, तो अगर हम सीधा जानते हैं तो सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों अपने अभाज्य गुणनखंड तो कर दिए। अब देखिए हमें चारों का महत्तम समावर्तक एक बड़ी से बड़ी हमें छड़ी बतानी है। तो देखिए चारों में से देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है लेकिन इनमें नहीं है, 3 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ दें। 13 जो है वो सब में मुझे दिख रहा है, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो इसका महत्तम समावर्तक जो आया है, यानी वो जो लंबाई है वो अधिकतम लंबाई जो है कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर ऐसी लंबाई है जिसका भाग इसमें भी पूरा पूरा जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा जाएगा, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो अब हमें यहाँ पर भी देखिए काम तो वही करना, हमें सारे जो छड़ों की संख्या बताने के ऐसे कितनी छड़ें बनेगी। तो देखिए सबसे पहले जैसे 78 है, उससे 13 सेंटीमीटर वाली कितनी छड़ें बनेगी, ये भी मतलब 13 छंग 78, तो 6 छड़ें तो ये हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा कितने है 104, तो 104 में हम 13 का भाग दे दीजिए, 13 8 है 104, 8 छड़े ये बन जाएगी। इसके बाद में 117 है, तो उसमें देखिए 13 का भाग दे तो 13 से कितने बनेंगे, 13 9 117, 9 छड़े इससे बन जाएगी। और 169 है, उसमें हम 13 का भाग दें तो कितनी छड़े बनेगी, 13 में 13 का भाग 13 बार ही जाता है। ठीक है, तो ये इतनी छड़े कुल मिलाकर बनेगी। अब इनको आप जोड़ दीजिए, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 9 कितने हो गए 23, 23 और 13 हो गए 36, यानी कुल मिलाकर 36 छड़े हमें बनेगी ऐसे अधिकतम लंबाई की, जिससे सभी की लंबाई भी बराबर बराबर होगी और अधिकतम छड़े जो है वो सभी से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो आशा करूंगा आज की वीडियो में हमने महत्तम समावर्तक पर आधारित जितने भी कंपटीशन मानने लायक प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने बोर्ड पे लेने का प्रयास किया और हर तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल करना है ये भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखने का प्रयास किया है। तो आप अपनी गाइड के अंदर जितने भी महत्तम समावर्तक पर आधारित जितने भी प्रश्न है उन प्रश्नों का आप हल कीजिए, और उसमें अगर आपको कहीं भी अगर दिक्कत आती है, कोई प्रश्न की ऐसी भाषा है जिसको आपको समझने में थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगा जिसमें हम, क्योंकि अभी तो हम आप जो प्रश्न जो हल करें तो आप वही प्रश्न हल करें जिसमें आपको सीधा
केवल महत्व समापवर्तक ही ज्ञात करना हो, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न भी आपकी गाइड में होंगे जिसमें आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों दिए हुए हो, आपको एक संख्या दी हुई हो, दूसरी संख्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी। कई बार हमें दो संख्या दी हुई होगी और उनका महत्व समापवर्तक कैसे ज्ञात करना, ये भी हम सीखेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें चूँकि बाकी रह गई है, तो अब इसी वीडियो में अगर लेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को अपन अगले वीडियो में लेंगे। तो अभी तो आप केवल जो लघुत्तम समापवर्तक आधारित जितने भी प्रश्न हैं और महत्तम समापवर्तक आधारित जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप हल कीजिए। और उसमें अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिखिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगा उसमें अपन उस समस्याओं का हल करेगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप जब इतने अच्छे तरीके से इस वीडियो को अगर देख लिया होगा तो आपके सामने कहीं भी समस्या नहीं आएगी और आप सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से हल कर पाएंगे। और आपसे पुनः एक बार निवेदन कर दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करें, ताकि आपके कंटिन्यू जो वीडियो जब भी अपलोड होगा, अगला नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा और आप वीडियो से कहीं भी वंचित नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि जो आपकी तरह जो दूसरी तैयारी जो कर रहे हैं तो उनको भी इस तरह से बेनिफिट मिलेगा, उनको भी इस तरह से लाभ मिल जाएगा और वो भी जो मैथ्स के जो प्रश्न है उनमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ और अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।